सिंधु को बताए थे, पहले गंगा को। चलिए, गंगा, गंगा का उद्गम की बात करेंगे। यह गोमुख हिमानी, कहां से? गोमुख हिमानी। और मुहाना इसका है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की लंबाई है 2525 किलोमीटर। लंबाई कितना? गंगा, भागीरथी या और अलकनंदा का सम्मिलित धारा को, यह देखिएगा जो भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम है। और यह संगम कहां पर था? कहां पर? देवप्रयाग। उसके बाद इसका नाम बदल करके हो जाता है क्या? यह गंगा। क्या नाम होता है? और गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? 12 बोलिए। 12 जिला है बिहार का और 5 राज्य है। कितना? 5 राज्य। कितना है? 5 राज्य। ठीक है, तो गलती से वहां 5 12 नहीं मार के आ जाइएगा, राज्य पूछेगा। हाँ, 5। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट से है? देखिएगा, एक है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। देखिए, टोटल गंगा नदी जो बहती है वह कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008। 2008। फिर देखिएगा यमुना नदी। कौन सा? यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमानी। यमुना का उद्गम कहां से? यमुनोत्री हिमानी। मुहाना इसका प्रयाग में गंगा नदी। प्रयाग में गंगा नदी। गंगा और यमुना का अगर हम संगम की बात करेंगे, यह कहां पर? प्रयागराज। कहां पर? प्रयागराज। इसकी लंबाई है 1375। 1300। चंबल किसके सहायक नदी है? यमुना का। चंबल किसका? यमुना। चंबल यमुना। बेतवा यमुना। बेतवा। और कैन यमुना। कैन यमुना। कैन। इसके बाद है चंबल। कौन सा? चंबल। देखिएगा, चंबल का उद्गम जानापा पहाड़ी के सिगार चोटी, यह सिगार चौरी चोटी से इसका उद्गम होता है। किसका? चंबल। चंबल का उद्गम जानापा पहाड़ी। नहीं मिलता आप लोग को क्या? तो सुस्त काय है, लगता है कि थोड़ा सा चौड़चन है। चौड़चन किसको कहते? तेज, जितिया। जितिया तो होता है बेटा बेटी के लिए पर्व, वो भी होता है ना। आज एक काल में वो भी होने वाला होगा नहीं? जिस दिन जितिया होता है ना, ऐसा कहता है कि दुर्गा जी को जीव उसी दिन पड़ता है, शायद, पता नहीं। वो चरचंडा होता है, वही वाला है। आगे है करे क्या? उद्गम चंबल का उद्गम। कौन सा? चंबल। चंबल का उद्गम जनापाव पहाड़ी। देखिए, जो जो फास्टिंग चल रहा है वो चलने दीजिए, हम लोग जनापाव पहाड़ी को देखते हैं। और इसको बोलिए, नहीं बोलिएगा याद नहीं होगा। बताएंगे चंबल का उद्गम कहां से? जनापा। जनापा। जनापा पहाड़ी। मुहाना इसका इटावा के पास यमुना में। इटावा के पास यमुना में। लंबाई कितना? 995। 995। ये नदी देश के गहरे खड्डों का निर्माण करती है। कौन सा? चंबल। कौन सा? चंबल। काली सिंध, यह किसके सहायक नदी है? चंबल। काली सिंध, चंबल। काली सिंध। पार्वती, पार्वती, सिप्ता, चंबल, सिप्ता, बनास, बनास, कुरल, चंबल, कुरल, चंबल, बामनी, चंबल, बामनी, बामनी, मेज, चंबल, मेज। ये सारे के सारे नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। बताएंगे काले सिंध किसका? काले सिंध, चंबल। काले सिंध, पार्वती, पार्वती, सिप्ता, सिप्ता, बनास, बनास, कुरल,
कोरल, बामनी, मेज, फिर आता है रामगंगा। कौन सा? इसका उद्गम नैनीताल के पास। कहां से? नैनीताल। और इसका मुहाना है कन्नौज के पास, गंगा में। कन्नौज के पास रामगंगा का उद्गम नैनीताल के पास से, और यह कन्नौज के पास। कहां पर? कन्नौज। यह किसमें मिल जाती है? गंगा में। इसकी लंबाई 696, 696। और खोन किसके सहायक नदी है? रामगंगा। कौन सा? रामगंगा। इसका नाम है खोन। कौन सा? खोन। खोन नदी किसका संयोग क्या है? चलिए एक बार रिपीट करते हैं, बताएंगे। यमुना का उद्गम कहां से? यमुनोत्री। यमुना का उद्गम कहां से? और गंगा में कहां मिलती है? प्रयागराज। कहां पर? इसकी लंबाई कितना? 1375। 1300। चंबल किसके सहायक नदी है? यमुना। चंबल किसके? बेतवा। 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 केन। 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 इसके बाद हम चंबल की बात करेंगे। तो चंबल का उद्गम कहां से? जनापा पहाड़ी। जनापा पहाड़ी। मुहाना इटावा के पास, यमुना में। इटावा के पास, यमुना में। और यह देश के गहरे खड्डों का निर्माण करता है। और इसी में चंबल का डाकू जो फेमस है ना, वह इन्हीं गड्ढों में क्या होता है। आगे चलते हैं, काले सिंध की बात करेंगे। कहां पर? मध्य प्रदेश ना। हाँ वही कर, चंबल का उधर एक क्षेत्र है। ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। क्रैकी काले सिंध, यह किसके सहायक नदी है? काले सिंध, पार्वती, सिप्ता, सिप्ता, बनास, बनास, कोरल, कोरल, बामनी, मेज, मेज। रामगंगा का उद्गम नैनीताल। रामगंगा का उद्गम नैनीताल। रामगंगा का उद्गम मुहाना कन्नौज के पास, गंगा में। कन्नौज के पास। कौन किसके सहायक नदी? कौन किसके? रामगंगा। कौन किसके? शारदा और काली। शारदा और काली। इसका उद्गम है मिलाप हिमनद। मिलाप हिमनद। शारदा नदी है, इसे कहते हैं क्या? काली। इसका उद्गम कहां पर? मिलाप हिमनद। मिलाप हिमनद। मुहाना इसका बहराम घाट के समीप घाघरा में। बहराम घाट के समीप घाघरा। लंबाई 602 किलोमीटर। लंबाई 602। एक है शर्मा, किसके सहायक नदी? शारदा। शर्मा किसका? शारदा। शर्मा, 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 लिसार, शारदा, लिसार, लिसार। सरयू या पूर्वी रामगंगा, यह भी किसका? शारदा। चौकिया, शारदा, चौकिया, शारदा, चौकिया। शर्मा, शर्मा, शारदा, शर्मा, लिसार, लिसार। सरयू या पूर्वी रामगंगा, शारदा, चौकिया, चौकिया। घाघरा या करनाली और यह कोरियाला, सब एक ही नदी का नाम है। घाघरा कह दें, करनाली कह दें, कोरियाला कह दें। इसका उद्गम, अगर हम घाघरा का उद्गम की बात करेंगे, मपसुम तुंग हिमानी। कौन सा? इसका मुहाना सारण एवं बलिया के निकट, गंगा में। सारण एवं बलिया के निकट, गंगा। शिवालिक को पार करते समय सिसपानी नामक यह 180 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण करती है। कौन सा? इसके बाद है काली। काली किसकी सहायक नदी है? घाघरा। काली, घाघरा। चौकिया, घाघरा, चौकिया। छोटी गंगा, घाघरा, छोटी गंगा। काली, घाघरा, काली, घाघरा, काली। चौकिया, चौकिया। इसके बाद है गंडक। कौन सा? गंडक। नेपाल में इसको शालिग्राम, मैदानी भाग में नारायणी। मैदानी भाग में इसका उद्गम हम कहेंगे नेपाल से, और नेपाल में इसको शालिग्राम क्या कहते हैं? शालिग्राम। नेपाल में शालिग्राम, मैदानी भाग में नारायणी, मैदानी भाग में मुहाना इसका पटना के समीप, गंगा में। पटना के समीप। काली गंडक और त्रिशूली गंगा, यह किसकी सहायक नदी है? गंडक का। तो काली गंडक और त्रिशूली गंगा
यह किसकी सहायक नदी? गंडक। गंडक में मिलने वाले गोल गोल पत्थर को कहते हैं शालिग्राम। क्या कहते हैं? शालिग्राम। क्या कहते हैं? चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। शारदा का उद्गम यह कहाँ से? मिलाप हिमनद। मिलाप हिमनद। शारदा का उद्गम कहाँ से? मिलाप हिमनद। मुहाना कहाँ पर? बहराम घाट के समीप। ये देखिएगा घाघरा में मिल जाती है, यानी कि शारदा और घाघरा का जो मिलन स्थल है वह है बहराम घाट। कौन सा? बहराम घाट। कौन सा? शर्मा किसके सहायक नदी? शर्मा शारदा। शर्मा लिसार। लिसार सरयू या पूर्वी रामगंगा। चौकिया। चौकिया उद्गम अगर हम घाघरा या करनाली या कोरियाला का कहेंगे तो मपसुन तुंग हिमानी। कौन सा? मुआना सारण एवं बलिया के निकट गंगा में। शिवालिक को यह पार करते समय शेष पानी के पास 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। और कहते हैं कि काली किसकी सहायक नदी है? घाघरा। काली घाघरा। काली घाघरा। चौकिया घाघरा। चौकिया। छोटी गंगा घाघरा। छोटी गंगा। एक है गंडक। कौन सा? गंडक। यह नेपाल में इसको किस नाम से? शालिग्राम। नेपाल में शालिग्राम। नेपाल में मैदानी भाग में नारायणी। मैदानी भाग में। इसके बाद है मुहाना पटना के समीप गंगा में। काली गंडक किसके सहायक नदी? काली गंडक किसके? त्रिशूली गंगा। और गंडक में गोल गोल पत्थर जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसके बाद है कोसी। कौन सा? इसका उद्गम गोसाई थान चोटी। गोसाई थान चोटी मुहाना कारागोला के दक्षिण पश्चिम गंगा नदी में जो कुर्सेला कटिहार क्षेत्र पड़ता है। कुर्सेला कटिहार। और इसकी लंबाई है 730। 730। इसके मुख्य धारा को कहेंगे अरुण नदी। जो कोसी का मुख्य धारा है वह कौन सा? अरुण नदी। कौन सा है? अब देखेंगे यारो किसकी यह सहायक नदी है? यारो। यारो सुन कोसी। सुन कोसी। तामुर कोसी। तामुर कोसी। इंद्रावती। 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 लेखो। लेखो। दूध कोसी। दूध कोसी। भोट कोसी। भोट कोसी। तंबा कोसी। तंबा कोसी। ये सब में कोसी लगा हुआ है, तो 3 को ऐसा है जिसमें कोसी लगा हुआ नहीं है, उसे याद कर लीजिएगा। यारो किसका? यारो। 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 इंद्रावती। इंद्रावती। लेखो। लेखो। यारो। यारो। इंद्रावती। लेखो। लेखो। यारो। यारो। इंद्रावती। इंद्रावती। लेखो। लेखो। एक बार इसके बाद है बेतवा। कौन सा? बेतवा। इसका उद्गम कुमारा गांव। कहां पर? कुमारा गांव। विंध्य पर्वत रायसेन। विंध्य पर्वत मुआना हमीरपुर के पास यमुना में। हमीरपुर के पास। और इसकी लंबाई कितना? 480। 480। ऊपरी मार्ग में कई झरना का निर्माण करता है। कौन सा? बेतवा। कौन सा? बेतवा। फिर आता है सोन नदी। कौन सा? अगर हम सोन की बात करेंगे यह इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की मुहाना पटना के समीप गंगा में। पटना के समीप। और इसकी लंबाई है 780। 780। बताएंगे कोसी का उद्गम कहाँ से? गोसाई थान चोटी। कोसी का उद्गम कहाँ से? गोसाई थान चोटी। गोसाई कहाँ ध्यान है सबका? ठीक है, एक सप्ताह छोड़ दें। आगे है कोसी का उद्गम कहाँ से? गोसाई थान चोटी। और इसका मुहाना कुर्सेला कटिहार। कारागोला कटिहार। फिर कहेंगे इसके मुख्य धारा है अरुण नदी। कौन सा? हम कहेंगे यारो किसके सहायक नदी है? यारो। यारो। इंद्रावती। इंद्रावती। लेखो। 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 बाकी सब में कोसी कोसी लगा हुआ है। आगे है बेतवा। बेतवा का उद्गम कहाँ से? कुमारगांव। विंध्य पर्वत रायसेन। विंध्य पर्वत रायसेन मुहाना हमीरपुर के पास यमुना में। हमीरपुर के पास। सोन का उद्गम कहाँ से? सोन का उद्गम
सोन का उद्गम, इसके बाद इसका मुहाना पटना किसमें, गंगा में। ब्रह्मपुत्र नदी कल हम पहले इसका मैप बताएंगे और फिर जो है इसको याद करवाएंगे। तो आज यहीं तक, इसका हम गंगा जल तंत्र का पहले बता चुके थे मैप, इस कारण से आज नहीं बनाए और बाकी कल चलेंगे। अभी हम आज ना जलप्रपात को खत्म करते हैं चैप्टर। हाँ, जलवायु चल रहा था, उसके पहले वो चैप्टर छूटा हुआ था। कल ज्यादा विविध करवा दिए थे, इसलिए हमको लगा कि दिमाग में हौच पौच हो जाएगा, तो आज भारत का जलप्रपात याद करवा देते हैं। ठीक है, जलप्रपात में कुछ समझने वाला नहीं है, बस रट्टा मारो जिंदाबाद, रट लीजिए वही काम करेगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, करे क्या, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यह कौन सा है, कौन सी, सबको पहले मिला है जलप्रपात, चैप्टर नंबर 6 में है, पेज नंबर, सबको मिल गया ना, शुरू करें ना। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह कौन सा, कुंचिकल, कौन सा, कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर कर्नाटक में, बराही नदी पर कर्नाटक, यदि आप भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे तो यह कौन सा है, कुंचिकल, कौन सा, कुंचिकल। यह कहता है किस नदी पर है, बराही, कौन सा, बराही। किस राज्य में है, कर्नाटक, कहां पर है, बरही पानी बुधबलंगा नदी पर, बरही पानी बुधबलंगा। नौ कालिकई मेघालय, नौ कालिकई मेघालय, नौ कालिकई, यह प्रथम भारतीय डाटा के अनुसार नौ कालिकई अभी सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। यह कौन सा है, कुंचिकल, कौन सा, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है, बराही, और राज्य कहेगा तो कर्नाटक। बरही पानी जलप्रपात है बुधबलंगा, बुधबलंगा, बुध, और यह उड़ीसा में, कहां पर, उड़ीसा। नौ कालिकई मेघालय, नौ कालिकई मेघालय, नौ कालिकई। इसके बाद है हेगे नक्कल जलप्रपात, कौन सा, यह कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर। हेगे नक्कल, हेगे नक्कल, बारचुक्की और बालमुरी, यह सारे के सारे कावेरी नदी पर है, किस पर है, लेकिन राज्य अलग है। होगे नक्कल की बात करेंगे तो यह है तमिलनाडु में, और भारचुक्की, बालमुरी, ये सब कर्नाटक में। तो दोनों कहां पर है, कर्नाटक। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट है, कौन सा, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा, भारत का नियाग्रा, यह है चित्रकूट, कौन सा, चित्रकूट। और इसकी आकृति घोड़े के पैर की आकृति जैसा है। एलिफेंटा जलप्रपात की बात करेंगे मेघालय में, एलिफेंटा कहां पर, एलिफेंटा। देखिएगा, एक है सहस्त्रधारा, कौन सा, सहस्त्रधारा। तो सहस्त्रधारा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में अलग अलग है, यानी कि यह पड़ता है दोनों राज्य में, लेकिन यह अलग अलग जलप्रपात है, उत्तराखंड में भी है और मध्य प्रदेश में। कौन सा, सहस्त्रधारा, कौन सा। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, बताएंगे। भारत में सबसे ऊंचा, किताब को मत देखिएगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, कुंचिकल, कौन सा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है, कुंचिकल किस राज्य में है, कर्नाटक, कहां पर, बरही पानी किस नदी पर, बुधबलंगा, बुधबलंगा, बुध, और नौ कालिकई कहां पर, बरही पानी कहां पर, उड़ीसा, राज्य कहेगा उड़ीसा और नदी कहेगा बुधबलंगा। होगे नक्कल किस नदी पर, कावेरी, होगे नक्कल, और भारचुक्की, कावेरी, भारचुक्की, कावेरी, भारचुक्की, बालमुरी, बालमुरी, बालमुरी। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा, चित्रकूट, कौन सा, भारत का नियाग्रा जलप्रपात कौन सा, चित्रकूट, कौन सा। इसकी आकृति घोड़े के पैर की आकृति के समान, घोड़े के पैर। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय,
एलिफेंटा, सहस्त्रधारा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और चलिए एक बार हम फिर से करवाते हैं, देखिएगा किताब को नहीं, जिसका किताब पर नजर रहेगा उससे हम जलधारा पूछ लेंगे अभी तुरंत। ठीक है, जलप्रपात बताएंगे भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा और यह किस नदी पर है, किस राज्य में, बरही पानी किस नदी पर, बुद्ध बलंगा, बुद्ध किस राज्य में, नौ कालिकई कहां पर, नौ कालिकई मेघालय कहां पर, होगे नक्कल किस नदी पर, होगे नक्कल, और हम कहेंगे किस राज्य में, तमिलनाडु, फिर कहेंगे भारचुक्की किस नदी पर, भारचुक्की, बालमोरी, कावेरी, बालमोरी, और हम कहेंगे यह दोनों किस राज्य में है, कर्नाटक कहां पर, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा, चित्रकूट, कौन सा, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको, और इसकी आकृति कैसे है, घोड़े के पैरों की आकृति के समान, एलिफेंटा जलप्रपात, एलिफेंटा, नौ कालिकई, नौ कालिकई यह कोई नदी पर नहीं है, यह मेघालय में पड़ता, कहां पर, मेघालय, यह झरना के रूप में ऊपर से क्या होता है, गिरता है, कौन सा, नौ कालिकई, तो नौ कालिकई कहां पर, और बरही पानी कहेंगे तो बुद्ध बलंगा, बुद्ध बताएंगे क्या एक है आपका एलिफेंट जलधारा कहां पर, जलप्रपात, सहस्त्रधारा, उत्तराखंड, क्या यहाँ तक सबको याद हुआ ना, है ना। इसके बाद देखिएगा सबसे पहले राज्य याद करेंगे, कुंचिकल, बरही पानी, नौकालिकई, उसके बाद हम देखेंगे किस नदी पर है ना। तो कुंचिकल किस राज्य में, कुंचिकल कर्नाटक, कुंचिकल, बरही पानी उड़ीसा, बरही पानी, नौकालिकई, नौकालिकई, दूध सागर, दूध सागर, जोगियगरसोप्पा कर्नाटक, जोगियगरसोप्पा कर्नाटक, कहां पर, जोगियगरसोप्पा, जोगियगरसोप्पा, कुंचिकल, 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 बरही पानी, बरही पानी, बरही पानी, नौकालिकई मेघालय, कहां पर, दूध सागर, दूध सागर, और जोगियगरसोप्पा, जोगियगरसोप्पा, यन्ना मध्य प्रदेश, यन्ना मध्य प्रदेश, यन्ना, शिव समुद्रम कर्नाटक, शिव समुद्रम कर्नाटक, शिव समुद्रम, गोकाक कर्नाटक, गोकाक कर्नाटक, गोकाक, पायकारा तमिलनाडु, पायकारा तमिलनाडु, पायकारा, जुलिया, जुलिया, जुलिया राजस्थान, जुलिया, उनासा राजस्थान, उनासा, बिहार, बिहार, बिहार जलप्रपात की बात करेंगे राजस्थान में, बिहार जलप्रपात, धुआंधार मध्य प्रदेश, धुआंधार, यह चित्रकूट छत्तीसगढ़, चित्रकूट, जोगियगरसोप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहा जाता। चेरापूंजी का जो स्थानीय नाम था सोहरा, क्या नाम था, सोहरा, और अंग्रेजों ने इसका नाम कर दिया था चेरापूंजी। मेघालय सरकार ने 2007 में इसका नाम फिर से सोहरा वापस कर दिया है, कब, 2007 में। बताएंगे यन्ना कहां पर, यन्ना, यन्ना, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, गोकाक, गोकाक, पायकारा, पायकारा तमिलनाडु, पायकारा तमिलनाडु, पायकारा तमिलनाडु, पायकारा, जुलिया राजस्थान, जुलिया राजस्थान, जुलिया, उनासा राजस्थान, उनासा, बिहार राजस्थान, बिहार, धुआंधार, 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 हुंड्रो झारखंड, हुंड्रो, चित्रकूट, 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 यन्ना, यन्ना, कुंचिकल, कुंचिकल, बरही पानी, बरही पानी, नौकालिकई, जुलिया, जुलिया, बिहार, बिहार, चित्रकूट,
चित्रकूट, उनासा, उनासा, नौकालिकई, दूधसागर, दूधसागर, जोगरसुप्पा, जोगेगरसुप्पा, होगे नक्कल, तमिलनाडु, होगे नक्कल, होगे नक्कल, बालमुरी, कर्नाटक, बालमुरी, 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 बारचुक्की, 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 पायकारा, पायकारा, बिहार, बिहार, गोकक, गोकक, जोगियगरसुप्पा। क्या है? राज्य अथवा ना मतलब देखेंगे किस नदी पर है। कुंचिकल बराही, कुंचिकल बराही, कुंचिकल, कुंचिकल बराही पानी बौद्ध बलंगा, बौद्ध बलंगा, नौकालिकई वर्षा जल से निर्मित है। दूधसागर मांडवी, दूधसागर, जोगियगरसुप्पा, जोगियगरसुप्पा, कुंचिकल बराही, कुंचिकल, कुंचिकल बराही पानी बौद्ध बलंगा, बौद्ध, दूधसागर मांडवी, दूधसागर, जोगियगरसुप्पा, येन्ना नर्मदा, येन्ना नर्मदा, येन्ना शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, गोकक, 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 पायकारा, 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 चुलिया, चुलिया, उनासा, उनासा, बिहार, बिहार, धुआंधार, 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 हुंड्रो, 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 चित्रकूट, 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 येन्ना नर्मदा, येन्ना, येन्ना शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, गोकक, गोकक, पायकारा, 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 चुलिया, चंबल, चुलिया, उनासा, उनासा, बिहार, बिहार, धुआंधार, धुआंधार, हुंड्रो, हुंड्रो, चित्रकूट, जोगियगरसुप्पा को गया गांधी सागर जलप्रपात के नाम से भी जाना। क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या बढ़ सकते हैं ना? चलिए अभी थोड़ा सा झील को छोड़ देंगे क्योंकि फिर आज वही हाल हो गया विभेद का। अभी हम जलवायु पढ़ा रहे थे और जलवायु में देख रहे थे, यह कुछ दूर तक हम चले गए थे, अक्षांश हो गया था और हिमालय पर्वत ये हो गया। देखिएगा अगर हम भारत की जलवायु की बात करेंगे तो एक बार बस रिकॉल कर देते हैं कल वाला चीजें। मौसम बताए थे, मौसम जो एक दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंतर्गत जो परिवर्तन देखने को मिलता है इसको हम कहते हैं मौसम। हम कहेंगे जल्दी जल्दी बदलाव इसमें देखने को मिलता है, जलवायु में नहीं। वह लगभग 50 साल 100 साल में देखने को मिलता जो बदलता है, उस परिस्थिति को हम कहते हैं जलवायु। भारत के जलवायु हम कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय है और मानसून से अभिप्राय है कि ऐसे जलवायु से जिनसे ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा का में उत्क्रमण होता। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले हम मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटे थे। एक बोले थे स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक, और एक होता है वायुदाब और पवन संबंधी कारक। अब हम अक्षांश की बात पहले किए थे। देखिएगा स्थिति और उच्चावच में पहला आता है कौन सा? अक्षांश। कौन सा? देखिएगा कर्क रेखा के जैसे ही हम कर्क रेखा कहते हैं कि पूरब पश्चिम की तरफ गुजरता है और कर्क रेखा भारत के लगभग 2 बराबर भागों में क्या होता है? बांटती है। कर्क रेखा तक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कर्क रेखा के बाद उपोष्ण। कौन सा? उपोष्ण। कौन सा? उपोष्ण। कौन सा है? उपोष्ण। फिर कहेंगे कर्क रेखा के उत्तरी भाग को हम कहेंगे शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण दोनों का मिक्स रहता है, उसको कहते हैं शीतोष्ण। और फिर हम कहेंगे कर्क रेखा को दक्षिणी भाग को कहते हैं उष्ण, उष्ण कटिबंधीय, और कहते हैं कि उष्ण कटिबंध में भूमध्य रेखा के नजदीक है और यहाँ पर दैनिक तापांतर कम मिलता, वार्षिक तापांतर कम मिलता, सब दिन बारिश होता है और जैव विविधता का क्षेत्र उधर ज्यादा मिलता है। शीतोष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से दूर, यहाँ जहाँ पर शीत और उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु मिलता उसको कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहेंगे? शीतोष्ण। हिमालय पर्वत की चर्चा किए थे, अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? क्या होता?
सही रूप से बारिश का यह मौसम नहीं आता। ठंडी का दिन में बहुत ज्यादा ठंड में हम लोग पड़ जाते। ये देखिएगा, एक है समुद्र तल से ऊंचाई, यहाँ से चलेगा सर नहीं। ये देखिएगा, अब अगला जो पॉइंट है वह है कौन सा, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से यह ऊंचाई की बात करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई करें कि ऊंचाई के साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तापमान घटेगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता, यानी कि अगर यह ऊंचाई हाइट बढ़ाएंगे तो यह तापमान क्या होगा, घटेगा। ये देखिएगा, जो राजस्थान का क्षेत्र है, सिक्किम का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, देखिएगा लगभग एक अक्षांश पर आता, लेकिन दोनों के जलवायु में भिन्नता पाया जाता। उसका कारण है कि समुद्र तल से ऊंचाई जितने ज्यादा पर है, अक्षांश एक ही है, लेकिन ऊंचाई में भिन्नता के कारण जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है। आगरा और दार्जिलिंग, देखते हैं गर्मी का जब छुट्टी होता है, गर्मी का जब छुट्टी होता है हम लोग किधर घूमने जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में, जहां पर कहते हैं कि ऊंचाई वाला क्षेत्र है। वहां ऊंचाई का क्षेत्र होने के कारण तापमान कम होता है, ठीक है। हाँ, तो घूमने हम लोग जाते हैं कहीं क्या, नहीं जाते हैं। हम लोग गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, सब दिन पटने में बिताते हैं। अभी कारण है कि एक तो पैसा नहीं है, दूसरी बात टाइम नहीं है। ना गर्मी का छुट्टी होता है, ना ठंडा का छुट्टी, ना बरसात का छुट्टी, कोई छुट्टी उट्टी होता ही नहीं है। तो यहीं पर जो है मना लेते हैं। संडे को भी छुट्टी नहीं होता यहाँ। तो तकलीफ ये है, तो कह रहा है क्या, हाँ अगर छुट्टी होता, पास में पैसा रहता तो एकदम मन पटना में नहीं लगेगा, तुरंत चलेंगे किधर, दार्जिलिंग की तरफ। हाँ, बहुत सारा क्षेत्र है घूमने का। तो कह रहे क्या, ऊंचाई में भिन्नता, यानी कि हम बोले थे कि अक्षांश में परिवर्तन होगा, तब याद रखिएगा अक्षांश में परिवर्तन के कारण भी जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे, जैसे यह ग्लोब था, यह 0 डिग्री अक्षांश, 1 2 3 4 5, जैसे जैसे अक्षांश उच्चतर अक्षांश की तरफ जाएंगे जलवायु ठंडा होता हुआ चला जाएगा। और अगर हम बात करेंगे उसी प्रकार से ऊंचाई एक ही अक्षांश पर है तो जलवायु तब एक ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए। रियलिटी में यह है कि एक अक्षांश पर स्थित जितने भी शहर होगा, नगर होगा, वहां की जलवायु एक ही होना चाहिए। लेकिन अगर वह ऊंचाई पर है तो उसमें फिर से भिन्नता आ जाएगा। हम कहेंगे भारत के जलवायु ऊंचाई में भिन्नता के कारण भी बदलाव देखने को मिलता है। जैसे हम अभी बोले, आगरा की जलवायु देखेंगे और दार्जिलिंग की जलवायु देखेंगे, दोनों में तापमान का अंतर दिखेगा और सबको मन लगेगा कहां पर, दार्जिलिंग के क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर कहता है कि ठंडा मौसम होता है, मानव के अनुकूल रहता है। गर्मी के दिनों की बात करते हैं। फिर कहेंगे विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदान की तुलना में क्या होगा, अधिक ठंडा हो जाता। करे क्या, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है। तो जनवरी में आगरा का तापमान लगभग 16 और दार्जिलिंग का चल जाता है 4, दार्जिलिंग का 4। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊंचाई में भिन्नता हुआ, इस कारण से दोनों के जलवायु में भी अंतर देखने को मिला है। फिर एक आता है उच्चावच, कौन सा, यह दूसरा, यानी कि है उच्चावच। कौन सा, उच्चावच में देखिए क्या होता है, भारत का भौगोलिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब या पवन की गति, दिशा, ढाल की मात्रा के वितरण को प्रभावित करता है। जून जुलाई के बीच पश्चिमी घाट असम के प्रभाव या असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ साथ लगा दक्षिणी पठार पवनाभिमुखी या स्थिति के कारण कम वर्षा होता है। तो अब देखिएगा, हम कहेंगे उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है कि जो पर्वत पठार है ना, पर्वत पठार होने के कारण भी इसका प्रभाव क्षेत्रों पर पड़ता है। कल देखिएगा, जब हम भारत का एक चित्र बनाए थे, तो यहाँ बोले थे भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सा,
कार्डमम के पहाड़ी और दक्षिण पश्चिम मानसून आते तो है, बारिश सामान्य मात्रा में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ याद रखिएगा उच्चावच के कारण, यानी कि जो ऊंचाई में भिन्नता है, हम कहेंगे जो पर्वत आ जाता है बीच में, पठार आ जाता है बीच में, इसके कारण बारिश का सामान्य मात्रा सब जगह नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पर जो बारिश होगा ठंडे के दिन में लौटती मानसून से होता है। दिसंबर के दिनों में यहाँ पर बारिश ठीक ठाक, यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा, एक तो इसके समानांतर चला जाएगा, बंगाल के खाड़ी के शाखा के समानांतर अरब सागर शाखा के वृष्टि छह में पड़ जाता। इसी कारण से हम कहेंगे उच्चावच भी भारत के जलवायु को तय करता है। अगर यहाँ देखिएगा राजस्थान का क्षेत्र बताए थे अरावली, क्या अरावली क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश हुआ क्या? नहीं। उच्चावच के कारण ही, जो अगर हिमालय पर्वत ना होता तो क्या आज बारिश का यही स्वरूप होता? ऐसा जरूरी नहीं है। इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून आता और मध्य एशिया की तरफ रुख कर जाता, ठंडे के दिन में ठंडा होता, वह भारत में प्रवेश कर जाता। तो ये सब उच्चावच के अस्तित्वों को भी क्या होगा, जलवायु को निर्धारण करने में भूमिका निभाता। फिर हम आगे चलेंगे, यह वायु दाब और पवन से जुड़े कारक। तो पहला था जो उच्चावच की स्थिति, ये सब समाप्त हो गया। फिर आता है आपका कौन सा, वायु दाब और पवनों से जुड़े कुछ कारक। देखेंगे इसमें कहता है कि भारत में स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाले विविधता को निम्न तीन कारकों की क्रिया को यह विधि जानना है। एक है वायुदाब और पवनों का धरातल वितरण, दूसरा है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक और विभिन्न जलवायु या वायु संहति एवं जेट प्रवाह के अंतर्गत यह उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। फिर हम कहेंगे तीसरा, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाब के भारत में अंतर्वहन को यह कारण उत्पन्न करने की अनुकूलतम यह दशाएं। तो टोटल तीन कारक देखेंगे। पहला है धरातलीय वायु, यह देखिएगा धरातलीय वायुदाब और पवने, धरातलीय वायुदाब और पवने, धरातलीय वायुदाब और क्या है, पवने, वायुदाब और क्या है, पवने, ठीक है। अब देखेंगे कराई के शीत ऋतु में भारत का मौसम यह मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के यह विस्तरण से क्या होगा, प्रभावित होता। अगर हम भारत की बात करेंगे, यह है अपना प्यारा भारत। अगर हम शीत ऋतु की बात करेंगे ना, तो शीत ऋतु में जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है ना, वहां पर अपेक्षाकृत भारत के अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों में मध्य एशिया में हाई प्रेशर का बेल्ट रहता और यहाँ पर उसके तुलना में ज्यादा धूप रहता। और हम बोले थे कि जब भी हवाएं का रुख होता है वह हाई से क्या होता है, लो की तरफ। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखा है कि शीत ऋतु में, हम कहेंगे ठंडे के दिन की बात करता है। तो शीत ऋतु में भारत का मौसम या मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता। तो वायुदाब जो हाई प्रेशर का बेल्ट और लो प्रेशर का बेल्ट है, यहां देखिए अंडरलाइन अभी मत कीजिए, समझने वाला पूरा टॉपिक है, ठीक है ना। हम कहेंगे मौसम जो ठंडी का दिन है शीत ऋतु का, इनके तुलना में इन क्षेत्रों की बात कर लें, इन क्षेत्रों की बात कर लें और इन क्षेत्रों की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर हमेशा देखिएगा ठंडा के दिन में सूर्य तप कम पड़ेगा उसके अपेक्षा। हालांकि पड़ता तो भारत में कम है, क्योंकि सूर्य उस समय दक्षिणायन की तरफ चला जाता, तो सूर्य तप ऑलरेडी कम हो चुका होता। लेकिन तुलनात्मक रूप से, तुलना अभी हम कर रहे हैं तुलनात्मक रूप से कि मध्य एशिया से ज्यादा सूर्य तप यहाँ पड़ रहा होगा, और जहां सूर्य तप ज्यादा पड़ेगा वायु का कर्षण होगा, गर्म होकर के वायु ऊपर उठेगा। हम कहेंगे इनके तुलना में यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट है, तो वायु का रुख करेगा हाई से लो की तरफ। तो हम कहेंगे जो मध्य एशिया का ठंडा पार्ट है वह भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है ना, वहां तक प्रभाव डालता है।
ठंडे के दिन में। इसी कारण से मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा तक हम कह सकते हैं कि ठंडा का एहसास करता। अगर हम दक्षिणी इलाका चले जाएंगे तो फिर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आगे हिमालय पर्वत है और वह उसको रोकने का काम करता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर यह उच्च दाब यह केंद्र स्थापित हो जाता है। अभी बताए कि जो मध्य एशिया का पार्ट है, तिब्बत का पार्ट है, हाई प्रेशर का बेल्ट हो जाता, और इधर भारत की तरफ क्या होगा, निम्न प्रेशर का। उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप और निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता। कारण क्या है कि यहाँ लो प्रेशर का बेल्ट है, तो हाई से क्या होगा, लो तरफ में। मध्य एशिया के उच्चावच वायु केंद्र में यह बाहर की ओर चलने वाले धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों की रूप में क्या होगा, पहुंचाती है। ये महाद्वीप पवन उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवने के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति अस्थायी नहीं है। कई बार तो यह स्थिति खिसक कर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के यह ऊपर पहुंच जाती है, और परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक यह संपूर्ण उत्तर पश्चिम तक उत्तर या भारत का शुष्क या उत्तर पश्चिम पवनों के प्रभाव में आ जाता है। देखिएगा, इनका कहने का मतलब टोटल अगर हम बात करेंगे या वायु धरातलीय वायु या पवने की बात करेंगे, यानी कि ठंडे के दिन की भी हम बात कर रहे हैं। ठंडे के दिन में ये देखिएगा, जो तिब्बत का क्षेत्र है या पश्चिमोत्तर की बात है, यहाँ पर कहता है कि भारतीय प्रायद्वीप के या दोनों का तुलना करेंगे तो लो प्रेशर का बेल्ट पड़ता है, और जिधर लो प्रेशर का बेल्ट होगा वायु का कर्षण उधर ही होगा। अब देखिएगा, इससे हाई प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर बेल्ट होता तो जरूर है, वायु का कर्षण होता, लेकिन क्या वर्षा उससे होता है? क्या वर्षा होता है? नहीं होता है। इसका कारण है कि हवा चलती तो है, लेकिन वह धरातलीय क्षेत्र से आता है पवने, और वही अगर धरातलीय क्षेत्र से आएगा तो आर्द्रता ग्रहण करने का कोई सिस्टम रहेगा नहीं। तो इस कारण से ठंडे के दिन में हवा चलता है, हम कहेंगे उत्तर पूर्व की तरफ से या दक्षिण पश्चिम की तरफ चलता है, ऐसे ही हवा। लेकिन इससे कहीं बारिश वारिश नहीं होता। जब यही हवा पूर्वोत्तर की तरफ से लौटती है तो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण किया और तमिलनाडु तट पर क्या होगा, ठंडे के दिन में बारिश करती है। तो इनका कारण है कि बंगाल के खाड़ी से गुजर रही है, इस कारण से यहाँ पर बारिश हुआ। यहाँ भी बारिश होता, लेकिन वह उत्तर पूर्वी मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ से आती है, वो भी चर्चा करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ से वो वाला वर्षा होती है, लेकिन यह दक्षिण लौटती मानसून से यहाँ बारिश नहीं, चूंकि धरातलीय पवन जब भी उद्गमित होगा तो अपने साथ नमी नहीं लाती है, जिस कारण से बारिश नहीं होगा ठंडे के दिन में। यह है आपका यह पहला धरातलीय वायुदाब, और यह क्या होगा, पवने, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा है जेट प्रवाह और उत्तरी वायु संचरण, ऊपरी वायु संचरण। अब हम धरातल की बात नहीं करेंगे, क्षोभ सीमा की बात करेंगे। ऊपर में जो यह बहुत तेजी से मूव करती है हवा, उसी को हम यह जेट प्रवाह कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं, जिसको हम कल चलेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। इसके बाद बायोलॉजी का क्लास होगा। Thank you.